चलिए बताइए तो, सैयद वंश नहीं, सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब था? 1414 से लेकर 51 तक। ठीक है, 1414 से लेकर 1451 तक। अच्छा, सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिलजी खां था। ठीक है। अच्छा, खिलजी खां जो है कौन सी उपाधि धारण करता है? ठीक है, रैयत आला। अच्छा, खिलजी खां जो था किसका सेनापति था? तैमूर लंका। और वो कर जो है किसको देता था? शाहरुख खान। ठीक, तैमूर लंक के पुत्र था शाहरुख, उसी को देता था कर। तारिक मुबारक शाही, तारिक मुबारक शाही में जो किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? ठीक है, सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अच्छा, मुबारकाबाद जो है ये किस नदी किनारे था? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के। अच्छा, इसका स्थापना किसने किया, शहर किसने? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। अच्छा, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक बोलिए। नसरुद्दीन महमूद कहाँ जाए, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। बोलिए। नसरुद्दीन महमूद तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था, जिसके समय जो है ना दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण। ठीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली से पालम तक था। बताओ, सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। देखो, ये क्वेश्चन भुला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आज तक पूछा नहीं है, भविष्य में पूछने की संभावना कम है। लेकिन जो 1398 जो बताए ना नसरुद्दीन महमूद, वो क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था? 37 वर्ष। ठीक है, 37 वर्ष तक। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश गद्दी पर बैठता है? कौन सा आता वंश? लोधी वंश। कब से कब शासन काल था क्या? 51 से 26। ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। अच्छा, बहलोल लोधी जो है कौन सी उपाधि धारण करता है? बहलोल लोधी जो है नहीं, सुल्तान का कभी धारण नहीं, खलीफा का। बोलिए। बहलोल शाह गाजी। गाजी का पहली बार उपाधि बीपीएससी का क्वेश्चन। हाँ, सही बोल रहा है, गाजी को उपाधि पहले धारण करने वाला पहला शासक ये था, बहलोल शाह गाजी। ठीक है, उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अच्छा, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली पर पहला अफगान वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोधी था। अच्छा, बहलोल लोधी जो है कौन सा सिक्का चलाया था? बहलोल सिक्का। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में शासक द्वारा चलाए जाने वाले सिक्के का नाम बताना। ठीक है, हम बताएंगे, तुमको बताना कौन सा। जैसे एक सिक्का का नाम था अद्धा और बिख, ये किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक जो है एक सिंचाई कर लगाया था, जो ऊपर से कितना भाग था? 1/10। ठीक है, हर्व एस सर्व बोलते थे। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, हर्व, हर्व करके था। हर्व जो है एक कैसा कर था? सिंचाई था, पूरा नाम उसका हर्व एस सर्व था। ठीक है, सिंचाई कर था। अच्छा, इल्तुतमिश किस धातु का सिक्का चलाए थे? टका किसका बना हुआ था? चांदी का टका। जीतल था पीतल। हम क्या बोले थे? जीतल पीतल, जीतल पीतल। तो जीतल जो था पीतल का बना हुआ था, और टका किसका था? चांदी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का जो है ना लेन देन का प्रमुख मुद्रा क्या था? प्रमुख मुद्रा क्या? दिल्ली सल्तनत में लेन देन के लिए प्रमुख मुद्रा कौन सा था? चांदी का टका। सब चला रहा ऊपर से नीचे चांदी का सिक्का। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कब चला था? 29 में चला। ठीक है, इससे पहले भी कोई चलाया था? सांकेतिक मुद्रा। हाँ, एगो चीन के था, ठीक है, कुबलई खां।
एगो ईरानो था। हाँ, ईरान का भी शाह खान कुछ अब्बासी कुछ नाम था। अच्छा, कौन सा ऐसा शासक था जो उसके सरदार को खड़े होने पर जो सुल्तान खुद खड़ा हो जाता था? ठीक है, वे अपने सरदारों को किस नाम से पुकारते थे? मकसद आली। मकसद अली। यही तो सर्दी पर गर्मी पर देता था। ठीक है। अच्छा, बहलोल लोदी के बाद जो है दिल्ली के सल्तनत मतलब दिल्ली के शासक कौन बनता है? लोदी के बाद सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। कब बैठते हैं गद्दी पर? वो बढ़ जाता है अभी हाँ 1489 में बैठते हैं। ठीक है। अच्छा, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी। कब? 1504। ठीक है। अच्छा, सिकंदर लोदी अपनी राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ ले जाते हैं? आगरा ही ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है भूमि मापने के लिए कौन सी पद्धति शुरू कर? सिकंदर गजे सिकंदरी। ठीक है। अच्छा, सिकंदर लोदी जो एक कविता लिखता था, ठीक है, गुलरुखी नामक से कविता लिखते थे, किस भाषा में? उर्दू सॉरी फारसी में है, फारसी में। आगे से बताए तो दिल्ली सल्तनत का भाषा क्या था? और उसके राजकाल का क्या भाषा था? ठीक है, फारसी भाषा था। दिल्ली सल्तनत में जो है जो भी भाषा था फारसी भाषा था। अच्छा, खड़ी बोली के संस्थापक किसे कहा जाता है या जन्मदाता? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कैसा? ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो जो है कितने वंश का शासनकाल देखते हैं? 7। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, दोनों गुरु चेला दोनों 7 वंश का शासनकाल देखे थे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया है। देखिए वहाँ देखिए ऑप्शन जो है ना, अजमेर भी रहेगा, दिल्ली भी रहेगा और एक आगो फतेहपुर सीकरी भी रह जाएगा। तो बताना है कि क्या था। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह था दिल्ली। फतेह क्या बोलते, शेख सलीम क्या बोला? सलीम चिश्ती। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती बता दो। आगरा। फतेहपुर सीकरी। और आगरा की अजमेर किसका था? वो है उसका जो ना एक गया था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन का। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह था अजमेर। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी दरगाह बनाने का कारण था क्या कि अकबर का जो पुत्र जन्म होता है जहांगीर, जिसका नाम था सलीम, ठीक है, तो उसी के आशीर्वाद से जन्म लेता है, तो इसलिए उसका मकबरा जो है खुद उसके बगल में ही बनवा देता है, फतेहपुर सीकरी में ही। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन खूब पूछता है, बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए अच्छा ध्यान रखिए। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है ज्वालामुखी मंदिर लूट लिया था, ठीक है, ये ज्वालामुखी मंदिर कहाँ का था? तब कहाँ? नगरकोट का, हिमाचल नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, उसके मूर्ति को तोड़कर जो है कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, अच्छा आगे बताना है कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा देता है? ठीक है, सिकंदर लोदी। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं को जो है ना पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध कौन लगाता है? सिकंदर लोदी ही लगा देते हैं। अच्छा, सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हो जाती है? ठीक है, गले की बीमारी का कब होता है? 17 में। कब? 1517। पूरा बोलिए। 1517 में। तो सिकंदर लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? ठीक है, इब्राहिम शाह लोदी। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है हिंदुओं के कौन से त्योहार थे जिसमें वो भाग लेते थे? होली में। ठीक है, और होली में कोई दिल्ली सल्तनत का कोई शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक भी जो है होली में भाग लेते थे। अच्छा, दिल्ली के एक मस्जिद है जिसका नाम है मोठ मस्जिद, ये कौन बनवाया था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के वजीर बनवाए थे जिसका नाम था मियाँ भोइया। ठीक है, मियाँ भोइया जो था, जो कि 1505 में बनवाते हैं।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 1526 में। किनके किनके बीच होता है? बाबर इब्राहिम शाह लोधी बाबर और इब्राहिम इब्राहिम शाह लोधी। अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी होता है, किसके किसके बीच होता है? ये होता है अकबर और जंगली। और तीसरा तीसरा अहमद शाह, अफगान मतलब मराठा अफगान। कब होता है? 1761 ईस्वी में। अच्छा, बाबर को जो है भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? ओकर चचा थे वो आलम शाह, अरे वो दौलत खान वो दौलत पंजाब के शासक था दौलत खां लोधी, और उसके चाचा थे इब्राहिम खां, आलम मतलब हाँ, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, ठीक है, वो दिए थे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक है। केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन होता था? दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रमुख कौन होते थे? सुल्तान। सुल्तान होते थे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के उस शासक का नाम बताइए जिसके समय दिल्ली के अमीर जो है प्रभावहीन हो जाते हैं। दिल्ली के शासक प्रभावहीन हो जाते हैं। अमीर लोग जो है प्रभावहीन हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन भी है। इल्तुतमिश है शायद। बलबन और बलबन, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। ठीक है, अच्छा, दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताइए जो शुद्ध इस्लामी वास्तुकला में उसका मकबरा का निर्माण हुआ था। तो इल्तुतमिश भी है। गलत है। नहीं, मकबरा का निर्माण प्रारंभ करता इल्तुतमिश। हम पूछ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताइए जिसका मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था। हुमायूं। बलबन ठीक है, बलबन। जो क्वेश्चन जहां से आ रहा है समझो आंसर वही है। अच्छा, अमीरों का चरमोत्कर्ष, मतलब अमीर जो है सबसे अधिक चरम पर किसके समय थे? बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी के शासनकाल में थे। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? नहीं, सॉरी, मंत्री परिषद ने बोला। मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत। खलवत। अब मजलिस ए खलवत का बैठक कहाँ होता था? मजलिस ए आला। मजलिस ए खास में। ठीक है, मंत्री परिषद को बोलते थे मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत का बैठक मजलिस ए खास में होता था। अच्छा, न्याय विभाग का प्रमुख कौन होते थे? दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग के प्रमुख कौन होते थे? काजी। ठीक है, काजी। अच्छा, एक पद था जिसका नाम था दीवाने इंसा। कैसा? पत्राचार। हम बोले जो दीवाना हो जाता है वो पत्र लिखता है। ठीक है, पत्राचार विभाग से थे। अच्छा, वजीर प्रधानमंत्री कहते थे। इनका क्या कार्य था? ये तो मतलब सेना को देख रेख राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वजीर। अच्छा, मुशर्रिफ ए मुमालिक, इसको बोलते थे महालेखाकार। इसका क्या था? माले का लेखा तो लेखा प्रांतों से आने वाले आय के बारे में लेखा जोखा रखना। ठीक है। मजूमदार, हाँ। मजूमदार राजस्व विभाग देखो, के प्रमुख। मजूमदार है, इसको तुम गोली मार दो, इसको नहीं पढ़ना है। मदार है ना, इसको ऊ पढ़ दो, उदार, मतलब उधार देना होता है ना, इसको धो बना दो। ठीक है, दो ऐसे हम लिखे हैं ना, दो ऐसे लिखे तो इसको दो कैसे घुमा दो, उधार हो गया। तो क्या होता है उधार? जो उधार दिए गए ऋण का जो है लेखा जोखा रखता था मजूमदार। समझ में आया? मजूमदार को याद करने का, मजूमदार को पढ़ना है उधार। उधार का मतलब जो उधार ऋण देता है। ठीक है। आरिज ए मुमालिक, ये क्या था? ये मुमलिक मतलब दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक था, सैन्य विभाग के प्रमुख थे। अच्छा, दीवाने मुस्तखराज, ये कैसा विभाग था? पेंशन नहीं दीवाने पे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये आप मान के चलिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज। पेंशन विभाग में। अच्छा, आप कब मुस्कुराइएगा? पैसा आ जाएगा, वित्त आ जाएगा तब। ठीक है, तो वित्त विभाग से था। ठीक है, और कौन चलाया था? बंद हो गया रहने दो। कौन चलाए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? वित्त विभाग से। और कौन चलाए थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। दीवाने कोही, कृषि विभाग,
ठीक है। दीवाने अर्ज, ठीक है, सैन्य विभाग से है। ठीक है, कैसे याद रखेगा, हमने अर्ज किया कि आप जाइए युद्ध करने के लिए, ठीक है, तो यानी सैन्य, करेगा बलशाली। ठीक है, बलवन। दीवाने बंदगान, ठीक है, किसी को बंदी बना लीजिए तो क्या होगा, आपका दास हो जाएगा। कौन लाया था, ठीक है, फिरोजशाह। दीवाने खैरात, ठीक है, फिरोजशाह तुगलक की लाते हैं दान विभाग। दीवाने इस्तिहाक, ठीक है, पेंशन विभाग, ये कौन लाते हैं, फिरोजशाह तुगलक। अच्छा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किए थे, फिरोजशाह तुगलक किए थे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का उस शासक का नाम बताइए जो बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाए थे, फिरोजशाह तुगलक। कितने नए नगरों की भी स्थापना करते हैं, 300 ठीक है। अच्छा, सल्तनत काल में जो है प्रांत कैसा प्रांत, सल्तनत काल में अरे अनेक जो प्रांत जो था ना, प्रांत बटा हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था, प्रांतों को क्या कहते थे। जैसे भारत एक देश है ना, देश को राज्य में बांटा है, राज्य को जिला में बांटा है, तो देश राज्य को बोलते थे प्रांत। प्रांत को क्या कहा जाता था, इक्ता या सूबा, सूबा भी बोलते थे और इक्ता भी बोलते थे। अच्छा, यहाँ का शासक कौन होता था, नायाब। प्रांतों का शासक नायाब होते थे, ठीक है। इक्ता को किस में बांटा जाता था, जिला में। अभी बोले ना कि भारत को राज्यों में बांटा, राज्य को फिर जिला में बांटा गया है, तो उसी तरह जो इक्ता को जिला में बांटा गया है, ठीक है। और जिला का प्रमुख होता था सिकदार। अच्छा, उस्र क्या था, उस्र, दोनों जमीन मतलब भूमि पर लगने वाला, ठीक है। उस्र जो था ना, भूमि पर लगाया जाने वाला एक कर था। और मुस्लिम पर, कौन किस पर लगता था, मुस्लिम पर। और खराज, ये हिंदू पर भूमि पर, ठीक है, हिंदू पर भूमि पर लगने वाला कर था, ठीक है। जकात क्या था, मतलब मुस्लिम धार्मिक टैक्स था, ठीक है, मुसलमानों पर एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो उसके संपत्ति का कितना भाग था, 40वां भाग, ठीक है, 40वां भाग था। जजिया क्या था, ये भी मतलब गैर मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर था, ठीक है, गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था। अच्छा, खुम्मस क्या था, खुम्मस लूट के धान, क्या था इसका दर, मतलब 1/5 था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जो भी अधिकांश शासक हुए वो लगभग 4/5 ही लिए हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी 4/5 भाग लेते थे। अच्छा, कौन सा ऐसा शासक था जो लूट के धन में कोई भी हिस्सा नहीं लेते थे, सिकंदर लोदी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में जो अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था, खास खेल। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का जो था ना, सेना का जो मॉडल था वो किस पर आधारित था, किस, दशमलव प्रणाली। और ये दशमलव प्रणाली किसने लागू किया था, चंगेज खां के थे। और ये जो दिल्ली सल्तनत के जो भी थे मतलब शासक, ये मंगोलों से लिए थे और वहां शुरू किए थे, चंगेज खां के थे। दशमलव प्रणाली होता था क्या, सेना का, ठीक है, 10 का गुणनफल था। 10 के बाद आया 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। इस टाइप में जो इसको बांटा हुआ था सेना को। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में जो है गोला फेंकने वाले मशीन को क्या कहते थे, गोला फेंकने वाले मशीन को, तोप का जो मशीन था गोला से जो गोला फेंकते थे उसको क्या कहते थे, मंगलिक, ठीक है। अच्छा, इक्तादारी प्रथा को किसने शुरुआत किए थे, मतलब किया था ठीक है, इल्तुतमिश किया था। इसको समाप्त कौन करते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी समाप्त करते हैं। दोबारा इसको शुरुआत किसने करते हैं, उसके बाद करता है, देखिए, इक्तादारी प्रथा को शुरू करते इल्तुतमिश करते हैं, इसको समाप्त करते कौन, अलाउद्दीन खिलजी। दोबारा फिर शुरू कौन कर, फिरोज शाह तुगलक करते हैं। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में जो हाथी
को कहाँ से मंगाया जाता था? बंगाल। बंगाल से। अच्छा, सल्तनत कालीन जो कानून व्यवस्था तो किस पर आधारित था? शरीयते कानून। शरिया पर था, शरीयत कानून था, जो कुरान हदीस यही सब पर था। सल्तनत काल में जो है लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्तई। ठीक है। अच्छा, जो पूर्णता जो है ना केंद्र के नियंत्रण वाले भूमि को क्या कहते थे? मतलब सुल्तान के नियंत्रण वाले भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा। ठीक, खालसा भूमि। अच्छा, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो दान दिए हुए भूमि को वापस लेकर उसको खालसा भूमि में बदल देते हैं? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसके समय खालसा भूमि की ज्यादा था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में जो है ना एक बंदरगाह का नाम बताइए, कौन सा बंदरगाह था? देवल। वो बंदरगाह देवल जो था कहाँ पर था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो खत्म हो गया। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक का नाम बताना। बहलोल लोदी। ठीक है। अब कौन सा वंश था जो कि सब? तुगलक वंश था। ये तो चैप्टर खत्म हो गया। इसी में और पूछ ले जहाँ तहाँ से। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह आप लोग बता रहे थे दिल्ली में है, कौन बनवाता बताइए तो आप? निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में कौन बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बनाने का रीजन क्या था कि निजामुद्दीन औलिया के आशीर्वाद से ही जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना दिल्ली के गद्दी बैठता है। मोहम्मद बिन निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद तुगलक के बारे में भविष्यवाणी भी करते हैं कि तुम आने वाले समय में जो है ना दिल्ली का राजा बनोगे। ठीक है, उसी के कारण से जो है ना उनके जो जौना खा, क्या नाम उसका था? जौना खा, उनकी हत्या करवा देता है। गयासिन तुगलक। जौना खा तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था ना, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खा। उन गयासुद्दीन तुगलक की हत्या जो है जौना खा ही करवा देते हैं। ठीक है, लकड़ी के महल में। तो अब जिसके प्रभाव से अगर कोई व्यक्ति राजा बन जाएगा तो उसके मरने के बाद उसका जो कौन बनाएगा उसका मकबरा तो ही बनवाएगा ना। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया को और किसी नाम से जाना जाता था बताइए तो? महबूब इलाही। क्वेश्चन पूछेगा कि संत को महबूब इलाही कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, ऐसा नहीं नया क्वेश्चन है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में करवाता है। बलबन के लाल महल में। दिल्ली में बलबन के लाल। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का उस वास्तुकला का नाम बताइए जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। बोलिए। अलाई दरवाजा। कहाँ है अलाई दरवाजा? दिल्ली कुतुब मीनार कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को ही अलाई दरवाजा बोलते हैं। ठीक है, तुम गया है ना। चलिए खत्म हो गया। और ठीक है, पॉलिटी में क्या था? अनुसूची। वर्तमान समय में कितनी अनुसूची है? 12। और मूलतः संविधान जिस समय निर्माण हुआ तो उसमें कितनी अनुसूचियां था? 8। चलिए बताइए, इसमें जवाब आना चाहिए। ठीक है, प्रथम अनुसूची इसमें क्या है? भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। कितने
इसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 और 8। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। द्वितीय अनुसूची बताइए। पहले देगा वेतन, वेतन है। किसको वेतन देगा? वेतन मतलब राष्ट्रपति के लिए तो स्पेशल वेतन, मतलब आज जो नेता होता है। संसद है। द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है कि भारत के उच्च पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, उसमें है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विपक्ष के नेता। ठीक है, राष्ट्रपति को वेतन इसी से मिलता है ना। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अच्छा क्या बोले नहीं, उसका अनुच्छेद जो है ना स्पेशल में दिया हुआ है, शपथ के बारे में दिया हुआ है। पीछे से क्वेश्चन बताइए, जो राष्ट्र क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो किस कार्य के लिए दिया जाता है? सभापति। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। तृतीय अनुसूची, इसमें क्या है? तृतीय में शपथ। शपथ, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ। चौथी अनुसूची, शपथ हो गया। चौथा राज्यसभा के चुनाव। राज्यसभा के, सीटों का ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। पांचवी अनुसूची, मणिपुर 4 गो राज्य, 4 गो राज्य के लिए स्पेशल पर भिन्न शर्त। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। ठीक है, छठी अनुसूची, इसमें 4 राज्यों का वर्णन है। कौन कौन से है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर इसी चीज में अगर जो है पश्चिम बंगाल को अगर हम लगा दें तो क्या? तो बांग्लादेश से लगने वाले भारत के राज्य हो जाएंगे। बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और प्रशासन अगर छठी अनुसूची में किनका है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा टच करता है? 4096 किलोमीटर। अच्छा, सातवीं अनुसूची, इसमें क्या दिया हुआ है? वही संघ राज्य। संघ राज, ठीक, समवर्ती सूची 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची दिया हुआ है। अच्छा, संघ सूची में शुरुआती समय में कितने थे विषय? 97 विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 100 है। राज्य में पहले कितने थे? राज्य में 47 गो था। हाँ, 47। हाँ, तो 47। राज्य में पहले कितने विषय थे? पहले थे 66 विषय थे। वर्तमान में कितना है? 61। यही सब क्वेश्चन गलती करके आएगा तो कहेगा रिजल्ट नहीं होता है। कैसे होगा रिजल्ट बताओ पहले। समवर्ती सूची में कितने विषय पहले थे, वर्तमान में कितने थे? 47 और अभी 52 है। 47 पहले था, अभी 52 है, 52 है। अब बताना है, अच्छा, संघ सूची में जो भी विषय है उसमें कानून कौन बना सकता है? केंद्र। समवर्ती सूची में दोनों। कौन दोनों? संघ और राज्य दोनों। अच्छा, और किसका अगर मतभेद हो जाता है तो किसका? केंद्र का वैल्यू रहेगा और राज्य सूची में राज्य ही बनाएगा। अच्छा, सातवीं जो अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया हुआ है। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची अगर बोलते तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कनाडा से लिया गया है। और किस भाग में वर्णन किया हुआ है? क्या? अरे, संघ और राज्य सूची के बीच जो है बंटवारा होता है शक्ति का 11, 1 और 1। बंटवारा हमेशा एक एक आदमी के बीच होता है ना। कभी सुना 2-2, 3-3 आदमी के बीच बंटवारा होता है? नहीं। तो भाग 11 में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, और अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। और ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया।
चलिए अब कुछ हम क्वेश्चन मतलब आपको आंसर देना, हम क्वेश्चन बोलेंगे कौन लागू करता है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है तलाक, हाँ तलाक ये में किस सूची का विषय है? संघ सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। ओ हाँ सॉरी, यूसीसी कानून तो फिर उतरा अच्छा, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन जिसको बोलते हैं ना, प्लान इकोनॉमिक जो लाया था आर्थिक नियोजन 1952 में पहली बार आया था, समवर्ती सूची है, ठीक है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, श्रमिक संघ, श्रमिक संघ दोनों समवर्तीय स्टेट का ना, दोनों देखो हम मिला जुला के पूछ रहे हैं, तुम ऐसा सोच रहा हो कि हम सिर्फ समवर्ती से पूछ रहे हैं, तुम गलत है। हम मिला जुला के पूछ रहे हैं, इसलिए तुम सोच के बताओ कि श्रमिक संघ किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। नहीं याद आता है, देखो श्रमिक है ना लिखा हुआ, श्रमिक संघ, इसको भी बोलते हैं सो ही पढ़ते हैं ना, समवर्ती भी शुरू होता है सो से ही होता है। ट्रिक हम ऐसा निमोनिक देंगे, ट्रिक का ट्रिक याद होता है कभी, इसको बोलते हैं निमोनिक, मतलब शब्द में ही जो है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तुमको उसको खोजना है सिर्फ है, ठीक है। ट्रिक किसको बोलते हैं? पकानी कोका दुआ, ये सब हुआ ट्रिक हुआ, ठीक है। चलिए पीछे से क्वेश्चन बताना है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को विषय बोलते हैं उसको क्या? पंचायती राज व्यवस्था। ये किस सूची का विषय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची बताना है, राष्ट्र का है कि केंद्र का है, राज्य का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्र सूची का विषय है ये, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। अच्छा समाचार पत्र, हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कहीं कहीं एग्जाम में पूछा है, ठीक है। समाचार पत्र गलत है, समवर्ती सूची का है, ठीक है, समवर्ती सूची का है। हमरा पता कि कहाँ गलती कीजिएगा। मुद्रा बैंकिंग संघ सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य गलत, राज सूची का। जन स्वास्थ्य जो है राज सूची का विषय है, नहीं। जन स्वास्थ्य जो है राज सूची का विषय है, ठीक है। दीवानी और फौजदारी कानून जो होता है किसके है? समवर्ती सूची का, दीवानी और फौजदारी। वन, शिक्षा, नाप तौल, देखिए नाप तौल, शिक्षा और वन, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है समवर्ती सूची में लाया गया था, राज सूची समवर्ती सूची, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो सके पूछ दे कब लाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अच्छा राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, ये किस सूची का विषय है? ठीक है, राज सूची का विषय है। तुम सोचो कितना तुम गलती किया है, मिस्टेक नहीं, वहां भी मिस्टेक कर देगा। बिजली गलत है, बिजली आई सिर्फ यही आएगी, राज्य में ही आएगी, जो केंद्र समवर्ती में नहीं, मतलब दोनों का, केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है ना बिजली, ठीक है। बिजली जो है समवर्ती सूची का विषय है। कहने का मतलब बिजली पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, केंद्र का भी है, राज्य का भी है, समझ रहे हैं ना। चलिए 8वीं अनुसूची में भाषा से कितने प्रकार के, कितना भाषा 8वीं अनुसूची में? अच्छा प्रारंभ में कितने थे? 14 था। अच्छा 15वां भाषा कौन सा था, कब जोड़ा गया था? ठीक है 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद कौन सा भाषा जोड़ा गया? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कब जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन, ठीक है 71वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद कौन सा भाषा जोड़ा गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली कब जोड़ा गया? 2003 में।
2003 में कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, क्या बदमाश? पहला तो देखिए वो पहला सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, उसके बाद नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी कब जोड़ा गया था? 71 संविधान संशोधन कब? 1992। और दूसरा क्या बोला फिर तुम? बदमाश। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नहीं ठीक है, ऐसे भी ठीक है, तो 2-3 बार बोले याद हो जाए, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन बताना है कि बिहार का जो है कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली को शामिल किया गया है। ठीक है, 2024 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया था फिर से बोलो तो तुम? 92वां संविधान संशोधन 2003। क्या कहें कैसे? चलिए, 9वीं अनुसूची कब शामिल किया गया था? 9वीं अनुसूची ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 जिसके 51 में हुआ, 1951 संविधान संशोधन 1951। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें क्या था? उसमें जमीन उमीन कोई भी नहीं, भूमि सुधार से था। अच्छा, भूमि सुधार में जो था वो बांग्लादेश का नहीं। भूमि सुधार इसमें क्या था? किसी का जो जमीन जो है ना, अगर 9वीं अनुसूची में चला जाता है तो उस पर कुछ भी जो है, या कोई भी आरक्षण का जो दायरा है अगर 9वीं अनुसूची में चला जाता है, उसमें पहले था कि कोर्ट में नहीं जा सकता था। ठीक है, तो लेकिन तमिलनाडु सरकार जो है ना पूरा कोई बहाली लाया तो उसमें 100% डाल दिया था, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, उसी में केस हुआ था। तो अच्छा, 9वीं अनुसूची में संशोधन हो सकता है? ये अमेंडमेंट कब आया था, यानी संशोधन कब किया गया था? जैसे पहले था कि 9वीं अनुसूची में कुछ भी चला गया है, अब उससे बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो भी आपके मतलब आपके फेवर में नहीं मिलेगा, मतलब कानून नहीं दिया जाएगा, न्याय। लेकिन 2007 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय पर भी जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 2007। और वो इस आधार पर कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो रहा है। 2007 में जो आया था ना कानून, था कि अगर मौलिक अधिकार का वो उल्लंघन हो रहा है तो आप जो है 9वीं अनुसूची में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 10वीं अनुसूची क्या था? दल बदल कब आया था? राजीव गांधी के समय 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या था? दल बदल था। इसमें क्या था दल बदल में? कोई भी जेकरा जीत गया ओकरा बदल गया। जैसे 1985 में जो दल बदल आया था 52वां संविधान संशोधन, इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। उसमें कहा गया था कि अगर 1/3 किसी भी कोई भी जो है पार्टी जो है 1/3 1/3 अगर सदस्य जो है अनुमति दे देता है दल बदल का, तो वो मान्य हो जाएगा। यही था। ठीक है, अगर उससे कम अगर जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। अब जो है इसमें संशोधन भी किया गया था। हाँ, वो किया गया था 82 या कुछ में, नहीं सॉरी 82 ये भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि दल बदल में संशोधन कब किया गया था? बोलिए। 91वां संविधान संशोधन 2003। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी। वो क्या कहे थे? अब जो है ना 1/3 को समाप्त करके अब 2/3 कर दिए थे। अगर कोई भी दल के सदस्य 2/3 अगर अनुमति दे देता है तो वो दल बदल वैध माना जाएगा। ठीक है, ये कब अमेंडमेंट हुआ था?
91वां संविधान संशोधन 2003। अच्छा, 91वां संविधान संशोधन 2003 में और कुछ हुआ था, ठीक है। मंत्रिमंडल का आकार का निर्धारण किया गया था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल का आकार 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। और राज्य में 12 से कम नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री सहित। मिनिमम तो 15% होगा, लेकिन 12 सदस्य कम नहीं हो सकते हैं। अच्छा, 11वीं अनुसूची क्या था? 11वीं में पंचायत, पंचायत के बारे में विषय, पंचायती राज, ठीक है। ये कब आया था 11वां अनुसूची? किस संविधान संशोधन के तहत आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 93 में इसको लागू किया जाता है, ठीक है। 93 में लागू होता है। 93 कहीं कहीं 92 में मिलता है। अगर 92 अगर मिलेगा ना तो उसको गलती नहीं, अगर ऑप्शन में कहीं 93 नहीं रहा, 92 रहा तो सही हो जाएगा, ठीक है। 92 में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, 93 में इसको लागू कर दिया जाता है, इसलिए बहुत जगह तुमको 92 भी मिलेगा। 1993 में जो है लागू इसको किया जाता है। अच्छा, ये कितने विषय थे इस पर? 29 विषय थे। 29 विषय थे। 2 + 9 जोड़ देगा तो 11। 11 मतलब 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। 12वीं अनुसूची नगर पालिका कब आया था ये? ठीक, 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इसमें था कि शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन। अच्छा, स्वशासन सबसे पहली बार किसने लाया था? ठीक है, स्वशासन सबसे पहले, और अंग्रेज भी को लाया था पहले। कौन? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अच्छा, 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? ठीक है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे। अच्छा, संविधान, अच्छा, दिल्ली को जो है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, ये कब दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। अच्छा, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली विधानसभा का गठन, दिल्ली का जो वर्तमान स्वरूप का जो विधानसभा है उसका गठन जो है किस संशोधन के तहत हुआ था? किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? जैसे दिल्ली विधानसभा का गठन 1952 में होता है, ठीक है, 1952 में। लेकिन दिल्ली विधानसभा का जो वर्तमान स्वरूप है, अभी जो वैसा स्वरूप है, उसका निर्माण जो है किस संविधान संशोधन के तहत होता है? 69, ठीक है, 69 संविधान, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। और इसका जो दिल्ली, इसका जो गठन तो होता है 69वां संविधान संशोधन के तहत, इसका पहला निर्वाचन कब होता है? अंदाजे कुछ नहीं बोल देना है। 93 में, 1993 में, ठीक है। अंदाजे बोल रहा था, कुछ याद था इसका, ठीक है। कुछ नहीं याद था तुमको, तुम वैसे ही बोल रहा है। चलिए, खत्म हो गया है। इसमें जहाँ तहाँ से पूछ लेते हैं इसे। अच्छा, उद्देशिका को किसने पेश किया था? 10-5 मिनट पूछ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946। ठीक है। अच्छा, उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। अच्छा, उद्देशिका में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। उद्देशिका के बारे में किसने कहा था? यह राजनीतिक जन्मपत्री है। ठीक है, के.एम. मुंशी। अच्छा, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुखर्जी। मौलिक अधिकार जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप सभापति थे जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक के उप सभापति कौन थे? और अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। और संविधान सभा के सचिव कौन थे?
सचिव अयंगर। अयंगर जी। ठीक है, HBR अयंगर। इतना बार पूछेंगे याद करवा देंगे। चले बताइए, 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, तो उसके उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? ये मदन मोहन मालवीय नहीं, एक राम की के नहीं थे, मोरारजी देसाई। मदन मोहन मालवीय नहीं पता। बोलो। फिर से क्वेश्चन बोलिए सर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, तो इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? मुखर्जी है ना। ठीक है, HC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस जो है 4 साल में आता है? 4 साल में जन्म दिवस आता है। हाँ, 4 साल। बोलो। 29 फरवरी बताओ, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिनका जन्म जो है मतलब 4 साल में एक बार आता है? हाँ, प्रधानमंत्री पूछ तो रहे हैं, प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस जो है 4 साल में आता है। नेहरू जी का जन्म दिवस 14 नवंबर को है, 4 साल में आता था नवंबर। राजीव गांधी का जन्म दिवस मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के 29 फरवरी का है। ठीक है, अभी आप लोग बोले थे ना मोरारजी देसाई, इसलिए हमको याद आया कि अच्छा ठीक है। नरेंद्र मोदी सब काम कर सकते हैं। उसका कहिया है, इंजीनियर दिवस कहिया मनाया जाता है? सितंबर में है ना, इंजीनियर डे को ही। ठीक है। अच्छा, भारत का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन को। अच्छा, एकीकरण में जो है ना सरदार, इसके सचिव किसको नियुक्त किया था? BP मेनन। ठीक है, सचिव पद पर थे BP मेनन थे। कैबिनेट मिशन 1946 मार्च के सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन कब होता है? 4 जुलाई 1946। ठीक है। अच्छा, कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन थे? 3 गो था। सप्पा, ठीक है, एल्विन लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर। अच्छा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, अब विधि का शासन। ठीक है, चलिए खत्म हो गया है। तीन किताब। घाटी। चलिए बताइए तो, कांगड़ा घाटी पहले तो है कहाँ ये कांगड़ा घाटी? हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा घाटी, और ये हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास पड़ता है। अच्छा, चंबा घाटी कहाँ पर है? बोलिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है और रावी नदी के पास है। ठीक है, रावी नदी के। लाहौल। ठीक है, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, यहाँ से कोई नदी भी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? जिसका नाम है चंद्र एवं भागा नदी। किसका नाम है? ठीक है, चिनाव। चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित यहीं से होती है। ठीक है। मालना घाटी ये कहाँ स्थित है? मालना, हिमाचल प्रदेश में ही मालना घाटी है। अच्छा, किस घाटी को जो है ना छोटा यूनान कहा जाता है? यूनान। मालना घाटी को ही यूनान कहा जाता है, स्मॉल यूनान। स्पीति घाटी कहाँ है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई बौद्ध मठ भी है? ताबो मठ यहीं पर है। ये भी पूछा है, तो ये बिहार SIM में पूछा था क्वेश्चन कि ताबो मठ कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये मेंस में आया था क्वेश्चन, 1717 दरोगा जो आया था ना, उसी में आया था मेंस में क्वेश्चन। पांगी घाटी कहाँ स्थित है? पांगी, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी कहाँ है?
ठीक है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, और यहीं से एक नदी प्रवाह होती है, कौन सी नदी? ब्यास नदी। ठीक है। सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश। सांगला, हाँ सही है, बोल रहे हैं। ठीक है, सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पार्वती जी हिमाचल में। अच्छा, यहाँ पर जो है गर्म जल का एक फव्वारा होता है, कौन सा? ये है सर, बताइए तो। कौन तो है? इसी के नाम पर जो है ना, अच्छा इसी के नाम पर एक फिल्म भी आया था, झांसी फिल्म। और झांसी फिल्म में झांसी नाम क्या था? मणिकरण नाम था। मणिकर्णिका। मणिकर्णिका था। हाँ तो वही है। कहाँ है ये बताना है? अच्छा ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही है। और इस फिल्म में रोल कौन निभाती है? कंगना रनौत। कंगना रनौत का कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली। ठीक है, नहीं वही घर भी है ना इसका, हिमाचल प्रदेश की रहने वाले, इसलिए बोले मणिकरण। ठीक है, वहीं पर है। किन्नौर घाटी कहाँ है? किन्नौर, किन्नौर उत्तराखंड है कि? किन्नौर इतना तो इम्पोर्टेंट जगह है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर नहीं है। ठीक है। अच्छा, किन्नौर घाटी जो है किसके लिए फेमस है? किन्नौर होगा कुछ पता है। सेब उत्पादन के लिए। सेब, सेब एप्पल, सेब का उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर घाटी फेमस है। जैसे सेब उत्पादन कहाँ होता है भारत में? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें पहला स्थान किसका है? जम्मू कश्मीर। लेटेस्ट डाटा में जरूर कश्मीर है। पहले हिमाचल प्रदेश था, अभी वर्तमान में क्या है हम नहीं कह सकते हैं। पहले तो हिमाचल, केबीसी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन बने करोड़पति में, क्वेश्चन आया था कि सेब उत्पादन का पहला स्थान किस राज्य का है। मरखा घाटी, मरखाहा कहाँ? जम्मू कश्मीर है सर। जम्मू अभी कश्मीर। जम्मू कश्मीर चला गया, पहले हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, वो ना मतलब मरखा घाटी का। मरखा घाटी लद्दाख में है। सेब का देखा कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अब दूसरा हिमाचल आ गया होगा। नुब्रा घाटी कहाँ है? नुब्रा और सियाग लद्दाख। लद्दाख में। अच्छा, हेमिस नेशनल पार्क जो है किस घाटी में पड़ता है? नुब्रा। नुब्रा घाटी में। मरखा घाटी में पड़ता है, नुब्रा घाटी बोलता है। सियाचिन हिमनद किस घाटी में है? सियाचिन। ये तो है स्लो खाना पर। सियाचिन वाला आएगा भी नुब्रा। ठीक है, सियाचिन जो ग्लेशियर जो है ये नुब्रा घाटी में है, और हेमिस नेशनल पार्क ये मरखा घाटी में है। अच्छा, सुरू घाटी, शुरू होता कहाँ से? लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख से। अच्छा, सुरू नदी है, सुरू नदी भी है, किसकी सहायक नदी है? नुब्रा होगा, ओकर ऊपरा से कौन आता है? सिंधु के होगा। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है सुरू। गलवान घाटी, ये तो नहीं भूलना चाहिए, लद्दाख में। यहीं पर तो हुआ था ना भारत और चाइना की लड़ाई हो गया था। लद्दाख एवं अक्साई चीन यहीं पर है। ठीक है। दून घाटी कहाँ है? दून व द्वार भी बोलते हैं, उत्तराखंड में। वहाँ के जो घास के मैदान होने हैं। जोहार घाटी, जोहरी कहाँ रहता है? जोहार घाटी, ठीक है। इसका विस्तार जो है ना लद्दाख एवं अक्साई चीन तक है, जोहार घाटी का। फूलों की घाटी चमोली, चमोली उत्तराखंड। ठीक है। यहीं पर जो है ऋषि गंगा नदी बहती है। अच्छा, फूलों की घाटी चमोली को जो है ना यूनेस्को के विरासत स्थल, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कब? बता दो ना। 2005 में। शोर घाटी, शोर करेगा हाँ, उत्तराखंड। उत्तर में ज्यादा शोर होता है नहीं? हाँ, पूजा पाठ वाले ज्यादा। ठीक है। पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ यहीं पर स्थित है। ठीक है। नेलांग घाटी, नेलांग, ये तो पश्चिम बंगाल में कुछ। नेलांग यहीं पर जो है गंगोत्री ग्लेशियर भी यहीं पर है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। युमथांग घाटी, युमथांग घाटी, यूमथांग तमिलनाडु। ये सिक्किम में है। युमथांग घाटी सिक्किम में है। चुम्बी घाटी, सिक्किम।
ठीक है, सिक्का जमीन पर गिर जाता है तो उसको उठा के चूम लेता है। ठीक है, इसलिए चुंबी घाटी सिक्किम है। यहीं पर जो है डोकलाम है। ठीक है, यहाँ भारत, भूटान एवं चीन 3 देशों के सीमा मिलती है यहीं चुंबी घाटी में। नाथुल्ला जलपला दर्रा भी यहीं पर स्थित है। अच्छा, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा किस घाटी से होकर जाती है? चुंबा घाटी यहीं से ही होकर जाती है। ठीक है, जूके घाटी, हाँ, नागालैंड में है। नागालैंड एवं मणिपुर के सीमा पर स्थित है जूके घाटी। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जूके घाटी। ठीक है, भारत का स्कॉटलैंड? मेघालय। ठीक है, मेघालय। मेघालय को मेघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, अराकू घाटी, ये तो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कॉफी की खेती होती है अराकू घाटी में। अराबिका कॉफी से तो है ना। Yes. कंबम घाटी, कंबम कंबम तमिलनाडु में होती है। कंबम। अच्छा, कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होता है? ठीक है, उसी से याद रखो कंबम भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा था एक बार एग्जाम में ही आया था, वो याद नहीं कौन सा एग्जाम में था। क्वेश्चन पूछा था कंबाला एक पशु प्रतियोगिता है, ये किस पशुओं का है? बैल है, भैंस है, इस टाइप से था। तो भैंस है, भैंस का है, और जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। भैंस का तो बैल असर कर रहा है। भैंस। जल्ली कुट्टी जो होता है ना, वो बैल का है। शांत घाटी, माउंट साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, केरल में है। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रचलित है। नेवरा घाटी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। बराक घाटी, बराक घाटी, आसाम में। हाँ, ठीक है, असम में। अच्छा, द ओडिसी ऑफ द होप एक किताब का नाम है, कौन लिखे है पता? तो द ओडिसी ऑफ द होप। आज तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। आज बहुत पुराना किताब है लेकिन अभी तक पूछता है। ठीक है, बराक ओबामा का किताब है द ओडिसी ऑफ द होप। इसलिए क्वेश्चन जब आया था हमको दिमाग में आया कि क्वेश्चन पूछ दिया। होप। बराक घाटी जो है किस नदी किनारे स्थित है? बराक नदी किनारे स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ठीक है, इसे भारत का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब पूरब का स्विट्जरलैंड? मेघालय। जूके घाटी को स्कॉटलैंड। भारत का स्कॉटलैंड, मेघालय को। डोंग घाटी कहाँ स्थित है? देहरादून। डोंग डोंग, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर से एकदम जल्दी जल्दी बोलने जाना। ठीक है, मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। चुंबी घाटी कहाँ है? सिक्किम। सिक्किम में। नेवरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में शिवजी भूल जाते हैं। ठीक, अभी हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? चेंज हुआ कि वही है? नहीं, चेंज हो गया, चेंज हो गया है। चलिए, पहले से कुछ क्वेश्चन बताना है। अच्छा, एक अभ्यारण्य का नाम बताना, जैसे पिटली अभ्यारण्य, ये कहाँ है? लक्षद्वीप में है, वहाँ पे ठीक है, पिटली जो है पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि लक्षद्वीप में पड़ता है। हाँ, यहाँ पर जो है मतलब व्यक्ति का निवास स्थान नहीं है, सिर्फ पक्षी अभ्यारण्य। ये भी क्वेश्चन पूछा है बिहार एसआई, लगता है 2213 में आया था क्वेश्चन ये। अच्छा, ये बताना है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में, अरब सागर में। अच्छा, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम भाषा है, लेकिन वहाँ का एकमात्र द्वीप है जिसका नाम है मिनी का है। इस पर कौन सा भाषा बोली जाती है?
ठीक है, महाली। अच्छा, एक और बताना है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान का कौन सा द्वीप है, किस किस? उत्तरी द्वीप। ठीक है, उत्तरी द्वीप है, जिसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। अच्छा, पूर्वी पूर्वी तट का जो है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, चोटी कौन सा है? झंडा गड़ा। कितना है झंडा गड़ा? 1690 मीटर जो है झंडा गड़ा चोटी है। और दूसरा कौन सा है? अरमाकोंडा। ठीक है, इसका कितना है? 1680। और तीसरा है महेंद्रगिरी। अच्छा, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कितना है? कलसुबाई। अच्छा, 2695 है अन्नामलाई वाला। नहीं, महाराष्ट्र में कालसूबाई का 1664 है, और कुद्रेमुखी का ये कितना है? 1892 मीटर है। दक्षिण मतलब जो दक्षिणी जो होता, मतलब सह्याद्री को दो भागों में बांटते हैं ना, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में है क्या आता है? कालसूबाई आती है, और दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुखी आती है। अच्छा, पश्चिमी घाट का विस्तार कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और पूर्वी घाट का विस्तार ठीक 1131 किलोमीटर। पीछे का तो चलिए बताइए आगे से। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है किन दो नदियों के बीच है? नेपाल। ठीक है, काली और तीस्ता। कितना? 800 किलोमीटर। असम हिमालय का विस्तार कितना किलोमीटर है? असम हो जाएगा 320। 720। किसके किसके बीच है? तीस्ता और दिहांग। काराकोरम और लद्दाख के बीच जो है कौन सी घाटी स्थित है? नुब्रा घाटी। ठीक है। अच्छा, बताना है, नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? और नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर। ठीक है, पाक अधित कश्मीर पीओके वाले क्षेत्र में नंगा पर्वत है। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में पड़ता है। ठीक है। चिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? लेगा हिमाचल से। ठीक है। अच्छा, नाथुला दर्रा? नाग जलेगा वहां पर। नाथुला सिक्किम में है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में। हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लद्दाख भी होगा। अधील दर्रा? अधील अधील। थोड़ा सा मन को शांति करके जवाब दो। ठीक है, ठीक है, उत्साह में क्वेश्चन तुम गलत करेगा। तूजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर। माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना उत्तराखंड। ठीक है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? रहेगा लद्दाख जम्मू कश्मीर। ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिण, भारत का बोले तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु? कैप कमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है। इसकी आकृति जो है टोपी के आकार का बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कैप कमोरिन। लेकिन कैप कमोरिन जब भी पूछेगा ना तो मुख्य भूमि जरूर लगा देगा। ठीक है, ध्यान देना मुख्य भूमि लगा हुआ है कि नहीं है। अच्छा, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेखा। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है? भारतीय उपमहाद्वीप में आता पाकिस्तान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत और म्यांमार के बीच कितना किलोमीटर सीमा रेखा है? 1643 है। और भारत और नेपाल के बीच 1751। चलिए बताना है, थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक। मुन्ना रोया थाली के लिए है, मुंबई और नासिक। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुरई। किस पर्वत श्रृंखला का चोटी है? अन्नामलाई। ऊंचाई कितना है? 2695। समाप्त हो गया है।
पहुँच करो।